वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ादी से अब तक मुल्क की तारीख उतार चढ़ाव से भरपूर रही है। हम बहैसियत कौम हालात के जबर का शिकार रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भी निशाना बने रहे हैं, लेकिन कौम ने कभी अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं किया। क्या 73 सालों में हमने वो सब हासिल कर लिया है जो हमें एक तरक्की याफ्ता दुनिया की अगली सफ़ों में लाकर खड़ा कर सकता है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं, अभी हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम मायूसियों के अंधेरे में घिरे हुए हैं। हमें अपने निज़ाम की खराबियों का गिला ज़रूर है, अपने हुक्मरानों के गलत फैसलों की शिकायत भी है, लेकिन अज़म और हिम्मत के साथ हमारी कौम वक्त के हर इम्तिहान पर पूरी उतरते हुए तैयार रहती है। आज हमारे स्टूडियोज़ में भी जो मेहमान हमारे साथ हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी अज़म और हिम्मत की जीती जागती मिसालें हैं। हमारे साथ हैं हुज़ैफ़ा मलिक और नूर मरजान साहब। तो ज़रा अगर इनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। हुज़ैफ़ा की अगर बात करें तो हुज़ैफ़ा, आप इनकी जो है वो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी देखी होंगी। इस बच्चे ने गुज़िश्ता साल मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 में से 1050 जो नंबर्स हैं हासिल किए थे। मेहनत करके अपने घर वालों का पेट भी पालता है, ना गुर्बत और ना ही यतीमी को अपनी तालीम की राह की रुकावट बनने दिया है इसने। किसी और स्टूडेंट के लिए ये शायद बहुत एक आम सी बात होती है कि 1050 नंबर उसने ले लिए, बड़ी मामूल की बात है, लेकिन जिन हालात से ये बच्चा लड़ रहा है वो गैर मामूली है और इसीलिए इनकी पजीराई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चेहरे हैं जो हमें उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहने का हौसला दिलाते हैं। इसलिए आज हुज़ैफ़ा से बात करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी से कम नहीं है। हमारे दूसरे मेहमान हैं नूर मरजान साहब। आप पेशावर यूनिवर्सिटी में 2001 से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे तैनात हैं और इनकी स्टोरी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और वो इसलिए नहीं कि ये एक लोअर काडरी की जॉब जो है वो कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इन जॉब्स के लिए माशरे में एक जहनियत जो है वो पाई जाती है कि ऐसी छोटी जॉब पर काम करने वाले ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नूर मरजान ने साबित किया है कि अज़म और इरादा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 2001 से यूनिवर्सिटी में चौकीदारी करने वाले इस इंसान ने मैट्रिक की तालीम पर अपना सफ़र ख़त्म नहीं किया, बल्कि पढ़ाई करते रहे और आज माशाल्लाह एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ कर लिया है। यह है वो उम्मीद भरा चेहरा जो माशरे की ज़हनियत को बदलने के लिए मिसाल बना है। नूर मरजान ने तो हालात और निज़ाम की जंजीरों को तोड़कर सभी हदें जो हैं वो पार कर ली हैं और ख़ुद को साबित करवाया है। लेकिन आज इस पर भी बात करेंगे कि क्या अब निज़ाम भी नूर मरजान की हिम्मत और अज़म की कदर करेगा। तो अपने पहले जो दोनों मेहमान हैं उनका मैं आपसे एक बड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन भी करा चुकी हूँ। हुज़ैफ़ा हैं, नूर मरजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुज़ैफ़ा से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। वैसे हुज़ैफ़ा ये बताइए कि बेटा, आपकी तस्वीरें हम सब ने बहुत देखी, इंटरनेट पे, फेसबुक पे हमने सब ने आपकी तस्वीरें जो है वो बहुत देखी। तो पहले तो बहुत बहुत आपको जो है आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को जो है वो सलाम कि आपने एक इतना मुकाम अपने लिए जो है वो बनाया है। लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए अगर आप मुझे ये बता सकें कि आप क्या करते हैं, आप क्यों जो है वो साथ ही साथ शरबत का जो है वो काम, शरबत की आपकी दुकान जो है मामू के साथ, उसमें काम क्यों करते हैं, थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में अगर बताइए। जी मेरे 5 बहन भाई हैं छोटे। मैं जो है उनका वाहिद बहन, मैं सबसे बड़ा हूँ उनमें। और जो मेरे मामू हैं मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। तो मैं शाम के टाइम जो है शरबत की रेडी पर इसलिए काम करता था कि ताकि थोड़ा सा जो मेरी पढ़ाई के जो अखराजात हैं, जो मैंने मैट्रिक में अपने बुक्स वगैरह जो ख़रीदनी होती थी, तो उसके लिए मैं वहाँ पर जाता था शाम के टाइम। तो जो खर्चे मेरे अपने होते जाती वो मैं उससे जो है उसके ज़रिए पूरा करता, और जो बकाया जो मेरे तालीमी अखराजात थे वो मेरे मामू पूरे करते थे। माशाल्लाह। तो ये भी बताइए हुज़ैफ़ा कि क्या आपने, क्योंकि बहुत बड़ी बात है स्पेशली जो आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, 1050 मार्क्स जो आपने लिए हैं, कोई ट्यूशन्स भी साथ ली या सारा आपने खुद ही ये किया है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे साथ इतना ताउन किया स्टडी में, क्योंकि उन्हीं की मदद से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इतने नंबर हासिल कर सका हूँ, वरना उनकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं था। और साथ साथ मेरे वालिदैन की भी दुआएं हैं जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाया। तो मैं अपने वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
और मैं अपने जैसे जो हम उम्र उनको भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो भी अपने वालिदैन की दुआएं लें और उनकी खिदमत करें। राइट। अच्छा, नूर साहब की तरफ चलते हैं। नूर साहब, अब आपको मैं क्या कहूँ, मतलब जो काम यहाँ पे ये समझा जाता था कि जी एज की वजह से या अपने हालात की वजह से नहीं हो सकता, वो आपने जो है वो करके दिखाया। तो ज़रा आप भी अगर अपनी जो आपकी लाइफ की स्टोरी है वो बताएं, क्योंकि आपका सफ़र जो है वो मैट्रिक पे ख़त्म नहीं हुआ, पढ़ाई का सफ़र जो है और एक ऐसे टाइम पे जब आपने जॉब भी कर ली थी, आपने जॉब के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। तो मैं चाहती हूँ ज़रा हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि नूर मरजान की क्या कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। तालीम का जो सफ़र है, जो सिलसिला है, वो अल्लाह ताला और नबी आखिर ज़मान के सबसे पहले लफ्ज़ इकरा से शुरू है कि पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तालीम का सिलसिला अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर के ज़रिए हमें दिया कि इल्म हासिल करो। कुरान मजीद में आयात रब्बी ज़िदनी इल्मा कि अल्लाह से इल्म मांगो। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया 2001 में, मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन थी मेरी, तो मुझे बचपन से पढ़ाई का शौक़ था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि पढ़ाई का हुसूल मुमकिन था, लेकिन साथ ही उसमें मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा थी। टाइम की जो मैनेजमेंट थी वो सही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपने सोशल लाइफ पर थोड़ा सा वो तवज्जो कम करके अपने जो सोशल टाइम था वो मैंने स्टडी में एडजस्ट किया। 17 घंटे की 16 घंटे की शिफ्ट में जॉब करके फिर 8 घंटे 6 घंटे के लिए मैं मास्टर में क्लासेस रेगुलर लेता रहा। उसके बाद फिर एमफिल में मैं ऑफिस में चला गया एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। वहाँ पर 4 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, सुबह 8 से 4 बजे तक। फिर 4 बजे क्लासेस, 4:30 बजे क्लासेस शुरू होती थी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैं क्लास लेता था। मुश्किलात बहुत थी, लेकिन अगर इंसान का अज़म पुख्ता हो और उसे जो ऑब्जेक्टिव्स है जो दिल में उसने रखे हो, दिमाग में उसने सेट किए हो, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। हालात चाहे जैसे भी, इंसान हालात को बदल सकता है अगर वो उसमें स्टेमिना हो और उसमें तजस्सुस हो। चूँकि हमारे इलाके में इल्म की बहुत कमी थी, एजुकेशन बिल्कुल ऐसा है कि हमारे सराउंडर में जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जमरोद गोंडी से, वहाँ पर बिल्कुल प्राइवेट स्कूल ही नहीं, गर्ल्स का बिल्कुल है ही नहीं। तो और सरकारी भी जो स्कूल्स है उसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, दहशतगर्दी और उसकी वजह से काफ़ी उसको नुकसान पहुँचा है। तो मैंने सोचा कि इंशाअल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि हिम्मत और जज्बा अगर हो तो कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मुझे बताइए कि ये हिम्मत और जज्बा, ये क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके तो आसपास भी जो आपके स्कूल्स हैं वो डैमेज थे, पढ़ाई का इतना जो है वो नहीं रुझान था, तो ये जज्बा और ये हिम्मत के आपके जैसे आप बता रहे हैं जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, वहाँ तो शायद अगर आपने मैट्रिक भी कर लिया तो बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती होगी। तो नूर मरजान में ये कहाँ से जो है वो हिम्मत और जज्बा आया कि नहीं, मैंने आगे एमफिल करना है, मैंने सिर्फ मैट्रिक के बाद FA नहीं, BA नहीं, बल्कि एमफिल मैंने करना है? जब मैं यहाँ पर जॉब में मेरी लगी तो यहाँ पर एजुकेशन के मौक़े थे और हमारे इलाके में एजुकेशन का बहुतान था। तो मैंने एक अज़म कर लिया, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन की जो मायार है हमारे इलाके में बहुत वो कम है, मैट्रिक तक है, FA तक है, उसके बाद लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर आगे इतना भी इंसान को कोई नहीं मिलता कि एमफिल क्या है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब भी मुझसे गांव में कोई पूछते थे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैं इसको कहता था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन एमफिल है। तो वो कहते हैं कि MFill है। मैंने कहा MFill है, MFill नहीं है। तो उनको इतना पता नहीं है कि ये तो आपने बड़े मजे की बात की। इतना पता नहीं, अवेयरनेस नहीं थी। ये वो चीज़ थी कि मुझे इसने इनकरेज किया कि नहीं, इंशाल्लाह हमारे इलाके वाले भी इल्म हासिल कर सकते हैं, हम अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें आगे लाना चाहिए। राइट। और फिर मेरा ख्याल है वो वक्त दूर नहीं है कि आपके इलाके वाले भी समझेंगे कि MFill का मतलब क्या है और ये कितनी बड़ी डिग्री है। माशाल्लाह। मैं ज़रा हुज़ैफ़ा की तरफ जो है वो वापस चलती हूँ। हुज़ैफ़ा, आप भी ये बेटा बताइए कि
जैसे अभी मैं नूर साहब से पूछ रही हूँ, जाहिर है आपकी मुश्किलात जो हैं वो बहुत हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा एक टफ़ टाइम जो है वो देखा है। आपका जो ये जज्बा है, आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया, या कैसे आपने ये आपका जो एक टारगेट था आपने सोचा कि मैंने ये करना है, ये जज्बा आप में कैसे आया? जी, जब मेरे वालिद की जो डेथ हुई 2014 में, तो उन्हें एक बुखार हुआ जिसका नाम टाइफाइड था। तो उन्हें डॉक्टर्स को चेक करवाया गया, तो उन्होंने उन्हें मिसगाइड किया। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन इनको भी सबक दूंगा कि इंशाल्लाह इन जैसा नहीं बनूंगा। तो उस वक्त से भी यही जज्बा था। और जब वालिद साहब की डेथ हुई, उसके बाद जो मेरे छोटे बहन भाई थे, तब मैं उनकी तरफ देखता था तो उनके लिए भी सोचता था कि इनके लिए कुछ बनूं ताकि इनका भी फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये देखकर मुझे जज्बा आता था, और मेरी ख्वाहिश भी यही है बचपन से कि मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं बल्कि आपसे आगे यही पूछने वाली थी, तो आपने पूरी एक बैक एंड स्टोरी जो है वो बता दी कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से आपने सोचा कि अब आपने ये करना है और आगे मेडिकल का प्रोफेशन जो है वो चुनना है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपकी जो ड्रीम है, जिस तरह आप चल रहे हैं, जो आपका ख्वाब है, वो एक हकीकत में इंशाल्लाह जो है वो बदलेगा। हुज़ैफ़ा, बहन भाइयों के बारे में बताओ, जब आपको देखते हैं तो उनमें भी, क्योंकि ज़ाहिर है हालात तो इस वक्त मुश्किल हैं, उनको भी आप वो एक हौसला देते हो, उनको भी एक जो है वो आप उनके लिए रोल मॉडल हो। बहन भाई कैसे आपको देखते हैं, स्पेशली जब ये कि इन हालात में भी आपने इतने ज़्यादा नंबर्स लिए? जी, मैं भी उन्हें जो है गाइड करता रहता हूँ। साथ साथ मेरे मामू हैं जो टीचर हैं, वो भी गाइड करते रहते हैं। वो भी मुझे देखकर माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पढ़ाई में, तो उनके साथ साथ मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे, माशाल्लाह स्टडी में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जब भी वो मुझे देखते हैं तो वो भी कहते हैं भैया हमने आप जैसा बनना है इंशाल्लाह। हुज़ैफ़ा, कैसा लगता है जब बहन भाई कहते हैं हमने आपके जैसा बनना है? ये नहीं कि हमने इमरान खान जैसा बनना है या हमने फलाने जैसा बनना है, हमने आप जैसा बनना है। आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह बहन भाई जो आपको देखकर सबक सीखते हैं। तो मैं उनके लिए भी, इसीलिए मैं उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे सबक सीखें और आगे जाकर वो भी इंशाल्लाह। नूर साहब की तरफ चलती हूँ। नूर साहब, अब आपने जिस एज में, जाहिर है आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो आपके जो साथ क्लास फेलोज़ होंगे वो आपसे बहुत छोटे होंगे, या एज का बहुत डिफरेंस होगा, एज का भी डिफरेंस, हालात का भी बहुत डिफरेंस। क्या ऐसा कोई वक्त आया, क्योंकि हमारे मुल्क में माजरत के साथ टांगे खींचने वाले बहुत लोग हैं, तो कभी कोई ऐसा वक्त आया कि किसी ने कहा नूर तुम क्या कर रहे हो, ये क्या करोगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास तो ना टाइम है ना वसाइल हैं, वगैरह वगैरह, कभी किसी लोगों ने डिस्करेज किया? ये बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है। बाज़ जो मेरे सीनियर्स थे, जब मैं ऑफिस में था तो वो कहते थे कि आपने डबल मास्टर कर लिया। मैंने एम इस्लामियात भी किया और एम एजुकेशन एम.एड भी किया, तो उन्होंने मुझे कई बार लोगों ने डिस्करेज किया कि आपने डबल मास्टर किया, आपको क्या मिला, अभी की चौकीदार की हुई क्लास 4 की पोस्ट पर काम कर रहे हो, एम.फिल करके क्या करोगे। तो मैं हमेशा यही कहता रहा और अभी कहता हूँ कि अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के लिए किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और जो इल्म का हुसूल है ये सबको जारी रखना चाहिए, चाहे वो नौकर हो या ना हो, क्योंकि इससे माशरे में रोशनी आती है। इससे एक ऐसे पुरअमन माशरा बन जाता है। एक पढ़े लिखे इंसान के और अनपढ़ में ज़मीन और आसमान का फर्क है, चाहे वो एक रेडी बेचने वाले क्यों ना हो। नूर साहब, मुझे आपसे और भी बातें करनी है, मुझे आपसे और भी बातें करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो मुझे कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर नूर मरजान साहब और हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं, बिकॉज जिस तरह जो हमने आपको इनकी स्टोरी सुनाई। हुज़ैफ़ा, क्योंकि आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, आप यौम आज़ादी के दिन पे क्या मैसेज देना चाहोगे और कैसा पाकिस्तान देखना चाहोगे?
जी, मैं अपने सबसे पहले तो अपने अहल वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अपनी कौम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए खुद कुछ करें, पैसे की कोई लालच ना करें, क्योंकि मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। तो आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, सिर्फ अपनी एक मंजिल रखनी और मंजिल के पीछे चलते रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा और अपनी मेहनत को जारी रखना, कभी इसको पस्त नहीं होने देना। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैं ज़रा नूर साहब की तरफ भी जाती हूँ। नूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो चीज़ें आपने देखी हैं, जिस तरह चल रहे हैं, जो आपकी सारी जर्नी है, उसके बाद आज यौम आज़ादी के मौके पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम आइडियोलॉजिकली तो आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम माशी तौर पर अब भी ग़ुलाम हैं और इल्मी तौर पर भी हम बहुत पीछे हैं। हम बाहर मुल्क से डिग्रियाँ ले आते हैं, यहाँ पर फिर काम करते हैं। तो हमें अपनी जो इक़्तिसादी हालत है इसको भी ग़ुलामी से निकालना है और आज़ादी के साथ अपनी पॉलिसियाँ बनाकर ही हमने इस मुल्क को चलाना है, ना कि दूसरों के डिक्टेशन को लेकर हम आज़ादी मनाएं। मेरा दिल चाहता है कि हम एक आज़ाद कौम दुनिया की नक्शे पर उभरें और हम अपने आप पर फ़ख्र करें और हम ये जो इक़्तिसादी हालात है, ये मुरझा हुआ इक़्तिसादी हालात है, इससे छुटकारा पा सकें। इसके लिए पॉलिटिशियन ने, हमने सब सिटीज़न ने मिलकर काम करना है। हुज़ैफ़ा और नूर मरजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के भी हमारे दोनों मेहमानों ने आज़ादी के हवाले से मैसेजेस दिए हैं, तो ये हम सब जानते हैं, एक रियलिटी है कि आज़ादी के हसूल के लिए तकसीम के वक्त से लहू दिया गया है और फिर आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज तक लहू दिया जा रहा है। कुर्बानियों का एक तवील सिलसिला है जो हमारी कौम ने, हमारी अफवाज और पुलिस ने पेश की हैं। इस कौम के कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जिनके लालों ने हमारे आज के लिए अपने कल कुर्बान किए हैं। आज़ादी के इस दिन के मौके पर हम अपने सभी शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे लिए बड़ी आज एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ कौम के एक ऐसे ही शहीद कैप्टन सबी इब्रार के वालिद साहब और वालदा साहिबा हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कैप्टन साहब जो हैं वो 132 PMA लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक़ सा 2015 में कमीशन हासिल किया उन्होंने और आपका ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से था। पाक फ़ौज में 5 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले और एक बहुत जुर्रतमंदाना मुकाबले के दौरान 20 जून 2020 को शहीद हुए। आज हमारे साथ उनके वालिद नैयर इब्रार और उनकी वालदा रुबीना इब्रार साहिबा हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और कैप्टन साहब के हवाले से उनसे बहुत सी बातें भी करनी है, उनसे जानना भी है। और सबसे पहले तो रुबीना साहिबा और इब्रार साहब, आपको हम सब की तरफ से जो है वो सलाम, क्योंकि आपकी कुर्बानियों की वजह से हम आज जो है एक आज़ादी की फ़िज़ा में, आप और आप जैसे बहुत वालिदैन जो और हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से हम इस आज़ादी की फ़िज़ा में जो है वो सांस ले पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हम आपकी मकरूज़ हैं। रुबीना साहब, आपसे शुरू करती हूँ। अभी हम ब्रेक में आपसे, जब आपने ज्वाइन किया तो बात भी आपसे कर रहे थे, कैसे जो है वो कैप्टन साहब का जो है वो फ़ौज में जाना जो है वो लिखा हुआ था। आप मुझे बता रही थी कि उन्होंने पढ़ाई कुछ और की और उसके बाद फिर वो फ़ौज में गए। किस तरह ये कैसे सफ़र कैसे शुरू हुआ? तब शौक़ तो उसे बचपन से था। जब स्कूलिंग में ही था तो 4th क्लास में वो फर्स्ट टाइम स्काउटिंग में मरी गया और उसके बाद से लगातार हर साल जाता रहा। और उसके बाद मैट्रिक के बाद जब FSC किया, FSC के साथ साथ उसने अपना स्काउटिंग जारी रखा। बच्चों को इकट्ठा करता था, आज़ाद ग्रुप बनाता था और उस तरह से वो उसका अपना स्काउटिंग चलाता था। और बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे उसके साथ, और वो करता भी बहुत ज़्यादा था बच्चों के साथ, तो इसलिए उसको शौक़ तो था। लेकिन अचानक जब FSC क्लियर हुआ, फिर मैंने कहा बेटा अब क्या करना है? तो कहने लगा मामा क्या करूं? मैंने कहा देख लो बेटा, आपने जिस तरफ जाना है जाएं। अच्छा मामा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ? मैंने कहा जी बेटा लो। फिर यूनिवर्सिटी में गया। माजू उस वक्त अभी जो कस्ट कहलाती है यूनिवर्सिटी में, उसमें 3rd सेमेस्टर में था। जब इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। जब 3rd सेमेस्टर में था तो मेरे ख्याल क्लास फेलोज़ दे रहे थे टेस्ट, तो कहते मम्मा दे रहे, मैं भी दे लूँ? मैंने कहा दे लो बेटा, दिल कर रहा है तो। बस फिर उसने उधर अप्लाई किया,
टेस्ट वगैरह दिए, क्लियर हो गया, ISSB भी क्लियर हो गया, बस फिर चला गया। नहीं साहब, उस वक्त जब कैप्टन साहब ये एग्ज़ाम दे रहे थे तो कुछ, बिकॉज जब आज से 5-7 साल पहले, आई एम श्योर ये 7 साल पहले की बात होगी, तो मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वालदैन होने की हैसियत से एक ऑब्वियसली डर भी होता है, खौफ भी होता है। आप पे क्या उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, या आपने कहा कि नहीं जाओ, नहीं जाना चाहिए? जी ऐसे ही है कि मुझे शौक़ था, मेरा बेटा जाए आर्मी में, तो डर शर तो कोई नहीं था, हमें डरना तो नहीं है। हमने इस मुल्क के लिए जो है ना, हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो कोशिश की है इसने, बच्चे ने। अच्छा, मुझे अभी कैप्टन साहब की जो वालदा हैं वो बता रही हैं, रुबीना साहिबा बता रही हैं कि बड़ी, जो आपको जब आके बताया तो बड़ी जुर्रतमंदी से उन्होंने, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे उनका, आप बता रही हैं कि उनको ख़त्म किया, उनको जो है वो कैप्चर करके ख़त्म किया और उसके बाद फिर जामे शहादत नोश फरमाई। तो वो ज़रा अगर थोड़ा सा हमें आप, अगर जो आपको बताया गया या जो भी जो आपको बताया कि किस तरह, यही कह रहे थे कि उन्हें खबर मिली थी कि फ़लाँ जगह पर है। मैंने पहले बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे थे, तो उन्हें खबर मिली कि फ़लाँ जगह वो आया हुआ है, उनका कोई कमांडर है मोस्ट वांटेड, तो वो चले गए उधर। वहाँ गए हैं तो इत्तेफाक था कि वो उनके कंपाउंड में चले गए हैं, तो देखा तो वो सामने ही था। फिर वो फ़ोन पे, मतलब वायरलेस पे बताया उन्होंने पीछे कि इस तरह वो मेरे सामने, उन्होंने कहा भी रुके, तो कहते नहीं रुक नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सामने है, मैं पीछे भी नहीं हट सकता। तो इससे पहले कि वो उस पर फायर खोलते, उसने फायर खोला, उसके माथे पे मारा है, 2 मेरा ख्याल है लगी हैं उसको, वो तो उसी जगह पर मारा गया। फिर उसके बाद मेरा वो चारों साइड से वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब ये गलत खबर दी गई थी कि वो अकेला है या कम है। उन्होंने पहले से किया हुआ था, तैयारी की हुई थी, चारों तरफ वो मोर्चे लगाए हुए थे। जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो फिर ऊपर से फायरिंग कर दी बहुत ज़्यादा, तो वो फिर उसमें एक मेरा ख्याल है बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है जब हम बाकी अपने प्रोग्राम्स करते हैं, शोहदा के फैमिलीज़, वालदैन से बात करते हैं, तो एक तरफ आपको ये बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरे बेटे ने एक तो इस मिट्टी के लिए जान दी है, दूसरा जिस तरह आप लोग बता रहे हैं ये फ़ख्र भी है, और साथ साथ एक ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो है वो एक दुख भी होता है। तो आपने जब ये जिस तरह रवीन साहब भी बता रही हैं, तो पहला आप क्या सोच क्या रहे थे उस वक्त जब आपने सुना कि ये इस तरह, और कहा गया, स्पेशली जब कहा गया कि तुम आगे मत जाओ, अभी मत जाओ, रुक जाओ, और उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, तो एक सीना फ़ख्र से जो है वो बिल्कुल फ़ख्र से बुलंद हुआ है। हमारा फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि हमारा बेटा इतना काबिल था कि वो वहाँ गया है, अकेला गया है, तो खुशी हुई है हमें। दूसरा ऑब्वियसली दुख तो अपनी जगह है। दुख तो आपका जी मेरा ख्याल है कभी ख़त्म ना होने वाला दुख है, सबसे बड़ा बेटा। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि हम सब आपके मकरूज़ हैं, ये मिट्टी जो है वो आपकी मकरूज़ है, मुल्क आपका मकरूज़ है। लोग दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, वो अफसोस नहीं करते, कहते हैं मुबारक आपको, मुबारक हो कि आपका बेटा शहीद हुआ है, उसने इतना बड़ा रुतबा पाया है। ये वाकई बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो गम है वो भी उतना ही बड़ा है, वो भी उतना ही बड़ा गम है, उसको भी जो है वो कोई कम नहीं कर सकता। और जो मर्ज़ी हम जो बात मर्ज़ी कहें उससे वो गम तो कम नहीं होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं दोनों जो कैप्टन साहब के वालिदैन उनसे बात कर रही थी, आप अभी कहने कि बाकी बच्चों में से भी अगर कोई जाना चाहे तो आप भेजने के लिए अभी भी दोनों बच्चे तैयार हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जाएंगे, इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जाएंगे। वो खुद कहता था कि मम्मा, जो दूसरे नंबर का है मिडल वाला, कि मम्मा इसको अपने पास रखना, तो छोटे को भेज देना। वो जो छोटा है सबसे, वो तो बिल्कुल भाई की कॉपी करता था, बिल्कुल जो उसने करना है वो उसने करना है। तो वो कहता था मम्मा कोई तो आपके पास भी होना चाहिए। फिर मैं कहती थी बेटा अगर इसकी मर्जी हुई तो मैं इसको रोकूंगी तो नहीं, मैंने आपको भी नहीं रोका, मैं उसको भी नहीं रोकूंगी, लेकिन अब वो बहुत विलिंग है कि मैंने भी जाना है। अच्छा, मैं जो हम अपने इब्तदाइया में हम जो आपसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे इस तरह के वालिदैन हैं, तो आप ये देखें, ये एक हमने आपको ऐसे वालिदैन से मिलाया हुआ जीती जाती मिसाल है
कि अभी 6 महीने नहीं हुए इनके बेटे की शहादत को, हार्डली मैं वो कह रही हूँ 6 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने भी नहीं 2 महीने भी नहीं हुए। जून में 20 जून को जो है वो जाम शहादत नोश फरमाई कैप्टन साहब ने, और वालिदैन सामने बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे भी जो जाने के लिए तैयार हैं, हम उनको भेजने के लिए भी तैयार हैं। तो ये हैं वो अजीम लोग जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। ये हैं वो लोग जो गुरेज नहीं करते कि इस मुल्क के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े तो एक कुर्बानी क्या, वो जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं और क्या हो सकता है, डिस्पाइट दैट वो कह रहे हैं कि जी हम बाकी बच्चों को भी भेजने के लिए तैयार हैं। अच्छा रुबीन साहबा, कुछ अगर बताएं कैप्टन साहब के बारे में, उनके बचपन के बारे में, आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप था, और अभी बड़ी जो मेरा ख्याल है एक तकलीफ दे तो चीज़ है, आपने भी कुछ 6 माह पहले उनकी शादी की थी, तो बड़े अरमानों से आपने वो शादी की होगी। बहुत ज़्यादा, हाँ, जो खरोश है उसका हर काम ही बहुत शौक से, हर बंदा उसके साथ सबकी इतनी दोस्ती थी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, तो उसका कोई काम होता था इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा सब लेते थे। कज़न्स हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, सब उसके साथ बहुत ज़्यादा करते थे और वो भी सबके साथ करता था। बड़ी धूमधाम से हमने उसकी शादी की है और अब आके लोग बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। वलीमे वाले दिन वो हमारे पास ऐसे आया, एक एक टेबल पर गया है और सबसे मिला है। फिर हम कहते थे तुमने हमें पहचाना है, तो कहता हाँ मैंने नहीं पहचाना था आपको, मैं आपको पहचानता हूँ। मतलब काफ़ी अरसे बाद जैसे मिला है, बचपन से मिला हुआ है, फिर पढ़ाई में लग गया, नहीं इतना मिला, अपने दरियाल में इतना नहीं गया, तो जो जो उसको मिला है हर एक के पास जा जाके उसने एक एक से मतलब बातचीत की है। बस वो आखिरी यादें सबको छोड़ गया कि सबसे मिल के गया है। मतलब आपसे आखिरी दफ़ा जो मुलाकात हुई वो वलीमे वाले दिन? नहीं, अच्छा, वो तो रमज़ान को आए, 12 मई को वापस किया था छुट्टी से, बस उसके बाद नहीं। मैं आपसे ब्रेक में भी ये पूछ रही थी कि कोई आपको इस तरह का जो 5 साल का उनका करियर था उसमें कभी इस तरह की कोई बात, क्योंकि बहुत सारे जो शोहदा के वालिदैन उनकी फैमिलीज़ हैं वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमें कुछ फ़ील हो गया था या इसको कुछ फ़ील हो गया था, आपको कभी कुछ इस तरह का कुछ अगर फील हुआ हो या कभी कोई बात इस तरह आपसे तो नहीं की होगी जिस तरह नई साहब बता रहे थे? मेरे साथ तो करता रहता था। अच्छा। 1-2 दफ़ा ज़ख्मी हुआ तो उसने बताया कि मैं ऐसे ज़ख्मी हुआ हूँ, तो मम्मा को नहीं पता है, मम्मा को नहीं बताना, तो ये बस। आप कॉन्फिडेंट थे, आपसे जो है काफ़ी सारी मेरे साथ बातें कर लेता था, ऐसे कोई बात हो तो फिर मेरे साथ कर लेता था। लेकिन दोस्ती आपसे बहुत ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा, सारी बातें आके आपको जो है वो एक एक बात बता देते। तो वहाँ कुछ मतलब जो मसले हल किए होते थे, कुछ ऐसी बातें होती थी, पर्सनल बातें भी होती थी, तो बता देता था आके, मम्मा ये हुआ था एक दफ़ा, ये हुआ था एक दफ़ा, उसने यूँ कहा था। जो भी बात होती थी पूरी बात मैं मेरे साथ बैठा होता था रात को तो करता था, गोद में सर रख के लेट जाता था और फिर सारी बातें। मैं कहती बेटा मुझे नींद आई है, मैंने सुबह, मैं स्कूल टीचिंग करती हूँ। अच्छा, मैं कहती बेटा मैंने सुबह स्कूल जाना है, आप तो सोए रहोगे तो अच्छा मम्मा कोई बात नहीं है, एक दिन मेरे लिए छुट्टी भी कर लिया करे ना, आप छुट्टी नहीं करती हो, जब मैं आता हूँ आप चली जाती हो, कोई एक दिन तो मेरे लिए छुट्टी किया करे ना, अच्छा बातें करती रहे। फिर अपनी सारी बातें जितने उस वक्त की होती थी सारी बातें फिर बताता था। फिर मेरे से फ़ोन करना तो मुझसे सारी बातें पूछने, मम्मा उधर की बताएं, मम्मा गांव की बताएं, मम्मा ताया जान की बताएं, बाबा की बताएं, आसपास मोहल्ले की। मैं कहती और बातें सबका ख्याल था, सबका ख्याल था। मैं कहती बेटा बातें ख़त्म होगी, नहीं मम्मा आपको याद करें कोई और होगी ना, मम्मा याद करें कोई और होगी। मैं कहा अंदर से अब लिख के रखूंगी आपको बताने के लिए। अब कोई पूछने नहीं आएगा। मेरे साहब अगेन मैं वही बात, मैं आपकी इस दुख कहूँ या खुशी, आपका एक वो जिसको कहते हैं ना एक मिक्स्ड इमोशन इस वक्त है, और मैं बार बार उसके बारे में बात करके उसको छोटा नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत बड़ा रुतबा है और मेरी बातों से वो छोटा ना कहीं हो जाए। अगेन आपकी वजह से हमें ये एक वो आज़ादी हासिल है, और ये जो लोग कश्मीर में हैं या जो लोग जो हैं वो आज़ाद फ़िज़ा में नहीं सांस ले रहे, वो इसका जो है वो मतलब वाकई मायने समझ सकते हैं। शायद टीवी पे देखने वाले और छोटे बच्चे जो हैं वो शायद नहीं समझ सकते उस तरह।
आपसे भी ये जानना चाहूँगी, आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली क्योंकि अगेन इस मुल्क को बचाए रखने में, इसका दिफा करने में आप जैसी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा किरदार है, तो आप आज के दिन क्या क्या मैसेज देंगे? हम सब लोग यकजा होके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और मुल्क के लिए जब तक ऐसे हमारे बेटे जैसे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, कभी भी नहीं देख सकता। हमारा मुल्क अल्लाह ताला की दुआओं से, अल्लाह ताला के हुक्म से ये हमेशा सलामत रहेगा, ताक़यामत रहेगा। आमीन, आमीन, सुम आमीन। ब्यूटीफुल पावरफुल मैसेज एंड थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला, और अगेन आपको मेरी तरफ से, कौम की तरफ से सलाम। आपका हम जो आपका जो कर्ज़ है हम उसको कभी नहीं चुका सकते, और ये मेरा ख्याल है कि दिस नो डिनाइंग दैट। लेकिन आज के दिन ये ज़रूर कहूँगी कि आज हमने आपको चार बड़े, मैं पहले भी ये कहती, चार बड़े हमारे स्पेशल मेहमान थे। शुरू वाले जो हमारे दो मेहमान थे, उनकी एक अपनी कहानी थी, उनका आपने देखा किस तरह वो अपने सर्कमस्टांसेस से जो है वो लड़ते आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को जिन लोगों के जो लोग जिनकी वजह से हम महफूज हैं, जिनकी वजह से हम इस आज़ाद फ़िज़ा में हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो किस तरह जो है वो क्या सोचते हैं, वो क्या बात करते हैं। तो अगेन हमारे आसपास दिस सो मच गुड हैपनिंग, दिस सो मच होप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने पहले कहा कि वो जो मुकाम है जिसको हम हासिल करना चाहते थे, शायद वो हम हासिल नहीं कर पाए, बट अगेन ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। जब आप ये चीज़ें देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कितनी होप है, कितनी जो है वो आप कैसे लोग, ये कैसे लोग हैं। मैं तो इनको बार बार ये देख रही हूँ कि एक बेटा गया हुए 2 महीने नहीं हुए हैं, दोबारा कह रहे हैं कि जी बाकी भी जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, बाकी दोनों भी अगर जाना चाहे तो हम भेज देंगे। तो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। हमें जो होपलेसनेस होती है ना, मेरा ख्याल है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट एंड वी शुड फोकस ऑन होप। इस उम्मीद पे मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।